नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूल्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के आज हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपी सर्जन, बेरियाट्रिक्स विशेषज्ञ सम्माननीय डॉक्टर अपूर्व श्रीवास्तव जी। सर, आपका स्वागत है। आपमें अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के भीतर। आपको एक प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपी सर्जन के रूप में देवी अहिल्या की नगरी में पहचाना जाता है। विगत 17 सालों से आप लगातार अपनी सेवाएं दे रहे। देश विदेश के पेशेंट जो है आपके हाथों से, आपकी सर्जरी से ठीक होके अपने घर जाते। हम इस विषय में तो बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन को भी थोड़ा सा खंगालना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, किस तरह के सीख और संस्कार उनकी ओर से आपको मिले कि आज भी आपके चेहरे पर जो है संस्कार कूट कूट के भरे नजर आते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी हैं और बिल्कुल सही कहा। सभी के लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। जी। मेरा जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश था जी। जहाँ मेरी स्कूलिंग भी वहीं GCF सेंट्रल स्कूल जो आर्मी स्कूल था वहाँ से हुई। जी। उसके बाद मेरा MBBS वहाँ मेडिकल कॉलेज जो सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। MBBS में टॉपर्स में था मैं। और काफ़ी हम लोग उस वक्त से ही एक मेहनत वाला एटीट्यूड लेके चलते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन फिर मेरा इंदौर से हुआ और चोइथराम PG इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी DNB सर्जरी की। उसके बाद बॉम्बे में मैंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूनसिपल हॉस्पिटल में जॉब किया। क्या बात, बहुत सुंदर। और दूरबीन पद्धति और लेप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से ली और फिर काफ़ी फेलोशिप वगैरह रही। इस सब के बाद फिर इच्छा थी कि कुछ अच्छा काम किया जाए, अच्छी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो सभी के लिए एक स्वास्थ्य वर्धक के रूप में साबित हों, ऐसी कोशिश की। और फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत 2007 में हमने इंदौर शहर में की। जी। धीरे धीरे समय निकला और लेप्रोस्कोपी जब शुरू में कोई जानता नहीं था कि दूरबीन पद्धति क्या होती है और सभी ऑपरेशंस चीरे से हुआ करते थे। तो धीरे धीरे लेप्रोस्कोपी की विधा, दूरबीन पद्धति की विधा एक में पारंगत होते हुए, उसको एस्टेब्लिश करते हुए और लोगों का विश्वास उस सर्जरी के लिए प्राप्त करते हुए हमने फिर उसको आगे बढ़ाया। और अक्सर ये देखा जाता था कि चीरे वाली सर्जरी से बहुत समय लगता है किसी की रिकवरी में, उसे बार बार ड्रेसिंग के लिए बार बार डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से मिलना पड़ता है। लेकिन दूरबीन पद्धति में ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो कम होती है वो होता है दर्द। जो सर्जरी से पहले, सर्जरी का नाम सुन के बहुत घबराहट होती थी और पेशेंट्स मुझसे बोलते थे कि सर मैं कैसे दर्द सहन करूँगा, मेरा कैसे रिकवरी होगी। तो हम उनको यही कहते थे कि दूरबीन सर्जरी के बाद आपका दर्द करीब करीब ना के बराबर रहेगा और एक मामूली गोली से वो दर्द सेटल हो जाएगा। क्या बात। और तो ये विधा स्थापित होती गई और लोग इसके लिए ज़्यादातर आते गए और आज ये आलम है कि लोग शुरू से ही हमसे बोलते हैं कि हमारी सर्जरी आप दूरबीन पद्धति से ही करना और किसी पद्धति से नहीं। आप दूरबीन पद्धति से अर्थात लेप्रोस्कोपी से कौन कौन सी सर्जरी करते हैं? भारत किस में हासिल है आपको? दूरबीन पद्धति से बहुत पेट रोगों की बहुत सारी सर्जरीज हम करते हैं, जो GI सर्जरीज जिनको कहते हैं, जिसमें मोटापे की सर्जरी जिसपे अभी तो खूब काम हो रहा है। हाँ, भी काफ़ी काम हो रहा है उसमें और हम लोग कर ही रहे हैं पिछले विगत करीब 15-17 सालों से वो चल रहा है। इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी, हाइटस हर्निया की सर्जरी, जो पेट के कैंसर्स हैं जो पहले एक बड़े चीरे से ऑपरेशन हुआ करते थे, अब ये सर्जरीज भी हम लोग दूरबीन से करते हैं, जिसमें पेशेंट्स को कैंसर का दर्द आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा दर्द और मानसिक तनाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको भी हम लोग दूरबीन से कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी सहूलियत, बहुत बड़ा आराम
और एक बहुत शॉर्ट रिकवरी टाइम में पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। आप प्रसिद्ध देश के लेप्रोस्कोपी सर्जन बतौर भी पहचाने जाते हैं। जिस तरह से आप लगातार शोध पत्र पढ़ते हैं, अलग अलग सेमिनार्स करते हैं, शिविर में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन करवाने के लिए। कितने पेशेंट्स के आज तक आपने ऑपरेशन कराया है और क्या देश के अन्य प्रांतों से या यूँ कहें कि फॉरेन से भी आपके पास कोई पेशेंट्स आते हैं अपनी दूरबीन पद्धति से सर्जरी कराने के लिए? हाँ, बहुत विभिन्न जगहों से और देश विदेश से पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्जरी हम करते हैं। मगर जो मुख्य मेरी सोच रही शुरुआत से, जब से ये दूरबीन पद्धति का काम शुरू किया, मैं हमेशा से ये चाहता था कि दूरबीन पद्धति जो उस वक्त विदेशों में ज़्यादा की जाती थी, भारत में कम की जाती थी, कम सेंटर्स थे, तो मेरा शुरू से ये विचार रहा कि आम आदमी तक, भारत के आम आदमी तक ये दूरबीन पद्धति की सर्जरी पहुँचे। क्योंकि आम आदमी को रिकवरी टाइम जल्दी चाहिए, उसे अपने काम पर जाना है, उसे अपने रूटीन को फॉलो करना है। तो मेरा हमेशा से ये विश्वास रहा कि आम आदमी तक ये दूरबीन पद्धति की सर्जरी पहुँचे। जहाँ तक बात है कि कितने प्रोसीजर्स, हम लोग करीब 12,500 सर्जरी अभी तक दूरबीन पद्धति की कर चुके हैं और विभिन्न सर्जरियां हैं इसमें जो पेट के रोगों की हैं और मोटापे की भी सर्जरीज इसमें शामिल हैं। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को सर्जरी की ज़रूरत है वो उसकी सर्जरी समय पे हो, बिल्कुल दूरबीन पद्धति से हो, तो मुझे लगता है ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से सबसे अच्छा रिज़ल्ट पेशेंट को मिलता है। सही बात कही सर आपने रिजल्ट की। लेकिन प्रतिशत की बात की जाए तो अब सर्जरियाँ जो हो रही है, दूरबीन पद्धति से जो सर्जरी हो रही है, उनका प्रतिशत क्या है और सामान्य तौर पर जो ऑपरेशंस होते हैं उनका प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, सर्जरियाँ हो रही है? देखिए, बड़े शहरों में अगर हम देखें तो करीब 60 से 65% जो सर्जरीज हो रही हैं आजकल वो दूरबीन पद्धति से हो रही हैं। और इसके अलावा बाकी ओपन चीरे वाले भी सर्जरीज हो रही हैं जहां उनके इंडिकेशंस या ज़रूरत रहती है, वहां भी वो होती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं, टेक्नोलॉजी, एंडोविजन जो दूरबीन के पद्धति के जो कैमरेज हैं, जो एंडोविजन सिस्टम है, उनके इम्प्रूवमेंट से अब ये प्रतिशत अब और बढ़ता दिख रहा है। और मेरी ये उम्मीद है कि करीब 85 से 90% जो भी सर्जरी आगे हों वो दूरबीन पद्धति से हों, ताकि उसका मैक्सिमम फ़ायदा मरीज़ को मिल पाए। क्योंकि मोटापे की सर्जरी का काफ़ी माहौल देखा जाता है इन दिनों, या यूँ कहें कि पिछले एक दशक से ही काफ़ी जागरूकता आ गई लोगों में अपनी फिटनेस को लेकर। लोग स्मार्ट दिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप जैसा स्लिम ट्रिम रहना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो मोटापे की सर्जरी करा रहे हैं दूरबीन पद्धति से? मोटापा एक, मैं कहता हूँ कि जैसे पहले बाकी जगह और इंश्योरेंसेस में उसको एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कहा जाता था, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। और डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, लिवर की प्रॉब्लम्स हो गई, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस तक मोटापे से होता है। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो विभिन्न बीमारियों के लिए ले जाता है। तो हम अगर समय रहते उस रास्ते को, बीमारियों के रास्ते को बंद कर दें और सही समय पर अगर उसका मोटापा कंट्रोल हो जाए किसी भी व्यक्ति का, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक वरदान साबित होगा आने वाले जीवन के लिए। मोटापे का जहाँ तक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि प्रतिशत क्या है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप अगर आज निकलते हैं बाज़ार में, मॉल्स में या कहीं पर भी, या अस्पतालों में इवन, तो आप ये देखेंगे कि करीब 28 से 30% लोग मोटापे से या ओवरवेट से ग्रसित हैं। और इसको हमें पहचानना पड़ेगा। एक तरफ तो सरकारों में और भारत देश में बात कुपोषण की होती है, जहां अभी कुपोषण के लिए भी सरकार काफ़ी प्रोग्राम्स ला रही है और ये आगे काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम ये देख रहे हैं कि 30% मोटापा अगर है तो हमें बहुत संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें देश के लिए और देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा
रोग सिद्ध होने वाली। बिल्कुल सही कहा। एक मौजूद सवाल यहाँ और बनता है कि मोटापे के क्या कारण है? आखिर अनियमित दिनचर्या है, तनाव है, बीपी है, शुगर है, कौन से वो कारण है जिससे व्यक्ति मोटापे से बच सकता है? हालांकि उसमें आप जैसे डॉक्टर्स का काफ़ी नुकसान है कि लोग मोटे नहीं होंगे, तो फिर मोटापे की सर्जरी कैसे कराएंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसका काम है परेशानियों को दूर करना, और पूरी कोशिश उसकी होनी चाहिए। हम लोग भी वही कोशिश करते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपने जो पॉइंट उठाया कि प्राइमरी प्रिवेंशन, कि अपने आप को ही व्यक्ति कंट्रोल कर ले समय रहते। और आपको तो पता है कि अपना इंदौर खाने का एक बहुत शौकीन शहर है, तो खाने को कंट्रोल करना, क्योंकि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज, ये इक्वेशन रहती है, ये फॉर्मूला रहता है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने का। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि खाना एक कंट्रोल्ड रूप में व्यक्ति का होना चाहिए। उसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी, और जो व्यसन आजकल आपने देखा होगा यंग लोगों में स्मोकिंग और कुछ तंबाकू खाने का भी एक चलन जैसा चल रहा है, एक फैशन जैसा हो गया है। तो ये सब चीज़ें अपने बॉडी को इम्बैलेंस करती हैं। अपना मेटाबॉलिज्म जो शरीर का रहता है, जो शरीर की क्रियाएं रहती हैं, इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो उनमें फिर नॉर्मल खाने के बाद भी अगर इम्बैलेंस डेवलप हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम्स आ गई, दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई, तो अगर वो नियमित भी खा रहे हैं तो भी अपने को मोटापे से वो ग्रसित हो रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक बैलेंस खाने पीने का बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, वैश्विक महामारी कोविड-19 का दौर चल रहा है। पिछले 2 साल से लगातार देखा जा रहा है कि लोग अनियमित दिनचर्या और कोरोना काल में जो लोग कोविड ग्रस्त हो चुके हैं, उनके शरीर के भीतर भी कई तरह के विकार देखे जा रहे हैं। क्या कोविड के चलते भी लोग मोटापे का शिकार हुए हैं? कोविड ने बहुत नुकसान किया है, और मैंने ये देखा है पिछले 2 सालों में कि जब से कोविड आया है निरंतर कुछ ना कुछ और परेशानियां रही हैं, और सेकेंड वेव जो हमने देखी वो बहुत ही त्रासदीपूर्ण और दुखद थी। इसके अलावा लोग घर पे रहे, तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों ने जो भी अपना खान पान कंट्रोल किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, और एकदम से मोटापा बढ़ा उस दौरान। और मोटापे से ग्रसित लोगों को कोविड-19 ने बहुत नुकसान पहुंचाया, और कोविड-19 से जो डेथ्स हुई, जो मृत्यु दर हुई, वो मोटापे वाले मरीजों में बहुत हाई थी। इस पे काफ़ी रिसर्च हुई और काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी आए, क्योंकि उनके जो फेफड़े थे वो मोटापे से ग्रसित लोगों के बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं और सांस लेने में उनको दिक्कतें रहती हैं। तो कोविड-19 से बहुत नुकसान हुआ उनको। इसके साथ साथ कोविड-19 से मोटापे के पेशेंट्स में या डायबिटिक पेशेंट्स में ये भी नुकसान हुआ कि कोविड-19 ने जो खून की नसों में जो खून के थिक्के जमाने की जो एक टेंडेंसी थी उस वायरस की, उस बीमारी की, उसने भी मृत्यु दर को बहुत हाई किया। सर, कोरोना काल में आपने प्रैक्टिस किया, खासतौर से देखा गया है कि इंदौर की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो ज़्यादातर डॉक्टर जो अपने आप को घरों में बंद कर लिए थे उस दौरान भी, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का काफ़ी फिक्र थी और यही कारण रहा। आपने किस तरह का सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में काम किया? हमने सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में अपना सर्जिकल काम जारी रखा। और इसको जारी रखने की एक ही प्रेरणा थी कि अब अगर हम डॉक्टर्स त्रासदी के लिए या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर तैयार नहीं है, जो हमारी ट्रेनिंग में शामिल है, तो शायद हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा मन में हमेशा विचार रहता था। तो हम लोगों ने जो भी इमरजेंसी सर्जरीज थी, कई बार गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि आप जो रूटीन सर्जरी हैं वो बंद कर दें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड की ज़रूरत है। लेकिन जो इमरजेंसी सर्जरीज थी, भले ही वो कोविड पेशेंट्स हों या नॉन कोविड पेशेंट्स हों, उनकी इमरजेंसी सर्जरी हमने की। और हमारी अपूर्व हाईटेक टीम के मेंबर्स को कोविड हो गया उन सर्जरीज को करने के दौरान, और मुझे कोविड हो गया। तो हम लोग एडमिट हुए, हमारा ट्रीटमेंट हुआ, और हम लोग
ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होने के बाद फिर से हमने वही सर्जरी शुरू की, क्योंकि हमने ये देखा और ये सोचा भी मेडिकल पेपर्स के द्वारा कि भाई कोविड अगर हो जाता है तो एक रेजिस्टेंस तो डेवलप होता ही है, तो हमने फिर कोशिश की और तैयार किया। वाकई आप जैसे जो भारत भूमि के लाल है, देवी अहिल्या की नगरी के रहने वाले, आप जैसे डॉक्टर्स के कारण ही जितने हालात सुधारने थे आपने काम किया, और उसका प्रतिफल ये रहा कि कई लोग जो कि बाउंड्री पर थे, अपनी जान को बचा नहीं पा रहे थे, वो आपके कृतित्व के चलते आज हमारे बीच में हैं। आपको एक एचवर्ड्स के रूप में पहचाना जा सकता है, जिस तरह से आपको पद्मश्री डॉक्टर एस.के. मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह के कितने सम्मान आपके नाम आज तक लिखे गए? देखिए, सम्मान तो काफ़ी मिले, बहुत सारे समाजजनों से, बहुत सारे समाजों से, बहुत सारे लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, बहुत सारे लोगों ने सम्मानित किया। मगर मुझे जो सम्मान पद्मश्री डॉक्टर एस.के. मुखर्जी से इससे नवाजा गया अवार्ड से, ये जो नेशनल अवार्ड है, नेशनल हेल्थ केयर अवार्ड है, बहुत सुंदर, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ जब ये अवार्ड मुझे मिला, क्योंकि ये एक ऐसा अवार्ड था जिसमें बहुत सिलेक्टेड नॉमिनेशंस होते हैं, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होता है। और मेरे अलावा और भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया। तो मुझे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर एस.के. मुखर्जी साहब जो हमारे टीचर्स के टीचर्स थे, उनका नाम और उन्होंने जो मेडिसिन की विधा और जो ट्रीटमेंट की विधा जो विकसित की थी इस शहर में, और जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में होती थी, उनके नाम से कोई अवार्ड मिलना ही एक बहुत बड़ा सम्मान है किसी भी डॉक्टर के लिए। और मालवा की भूमि के वो एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, चिकित्सकीय स्तंभ के रूप में। तो ये अवार्ड मिलने मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो आम लोगों के लिए जो दूरबीन पद्धति की विधा को जो विकसित किया, और जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब दूरबीन पद्धति की जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी सिर्फ बड़े और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में ही की जाती थी। तो मैंने इस विधा को हमारी अपूर्व हाईटेक टीम के साथ मीडियम ग्रेड हॉस्पिटल्स में दूरबीन पद्धति लैप्रोस्कोपी ओटी डेवलप करवा के उनको मीडियम ग्रेड हॉस्पिटल्स में पहुंचाया, जहां पे ये आम जनों को ये सुविधा मिल पाए, और वो एक निश्चित एक सीमित व्यय में, एक सीमित बजट में इस सर्जरी का लाभ उठा पाए। किस तरह का गोल है सर आपका आने वाले दिनों में, क्योंकि नया साल भी आने वाला है, 2022 कोरोना की थर्ड वेव दस्तक दे चुकी है, और आप तो लगातार निरंतर अपने कार्य के प्रति समर्पित दिखाई दे रहे हैं। लगातार मोटापे की सर्जरी होती रहेगी? मोटापे की सर्जरी को लेके हमारा यही गोल है कि जिन व्यक्तियों का जीवन मोटापे ने बहुत लिमिटेड कर दिया है, क्या बात, बहुत सीमित कर दिया है, और विभिन्न बीमारियों से वो ग्रसित हैं, तो उससे उनको निजात दिलाना। इसके साथ अभी हमारा जो एक जो प्रोजेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे रिसर्च में है कि एक नॉर्मल वेट डायबिटिक्स के लिए भी एक सर्जिकल प्रोसीजर जो दूरबीन पद्धति से हो, और 1 या 2 दिन में ही उनकी छुट्टी हो जाए और उनको डायबिटीज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। तो ये प्रोजेक्ट भी रिसर्च लेवल पे है, और बहुत सारे सेंटर्स पे इस पे काम हो रहा है। तो इस पे भी मैं चाहता हूँ कि मोटापे के साथ साथ डायबिटीज़ से, हार्ट डिजीज़ से भी उनको निजात मिल जाए। क्या बात है, वाकई सर, अपूर्व सर, आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, आपका जो गोल है, सराहनीय है, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।